हेलो, गुड इवनिंग मोस्ट वेलकम टू लर्न क्लासेस। समय बहुत कम बचा है तो ज़्यादा बात ना करके सीधे मैं टॉपिक पे जाती हूँ। आज मैं आपके लिए मेवाड़ मुकुट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। ये 3 नंबर में आपके पूछे जाएंगे इसमें से प्रश्न, और बहुत ही सरल है। इसको एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे तो आराम से करते चले जाएंगे, ठीक है। और इस प्रश्न जो मैं बताने जा रही हूँ उसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है, उसका उत्तर एक ही होगा, लेकिन प्रश्न को कई तरीके से पूछ सकते हैं, वो आपको मैं समझाऊंगी। क्योंकि बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि हमने तो ये बार याद किया है, अब इसमें कौन सा लिखें, तो उनका उत्तर लगभग एक ही होता है। तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। जैसा कि है मुकुट में आपके 7 सर्ग हैं और इसको गंगाधर पांडे जी ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न किस तरह पूछा वो समझ लेते हैं। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की कथा वस्तु या कथासार संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के 6th सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की घटनाओं का प्रकाश डालिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य की घटनाओं को प्रकाश से डालिए, ये है आपका, ठीक। नेक्स्ट है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के प्रथम सर्ग अरावली सर्ग है, प्रथम सर्ग है वो, तो अरावली सर्ग का सारांश लिखिए। तो सारांश में वही एक चीज़ है, कथा सारांश, ठीक है। यह अरावली सर्ग को लिखिए, ऐसे पूछ सकते हैं। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के लक्ष्मी सर्ग द्वितीय सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश यानी कथानक लिखिए। एक ही चीज़ लिखिए, लक्ष्मी सर्ग द्वितीय का या लक्ष्मी सर्ग या द्वितीय सर्ग, वही चीज़ यहाँ पूछा रही है। द्वितीय सर्ग या सारांश कथानक, आगे एक ही चीज़ तो वही है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के तृतीय सर्ग यानी प्रताप सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए, ठीक है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के तृतीय सर्ग प्रताप सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के दौलत सर्ग यानी चतुर्थ सर्ग है ये की कथा वस्तु लिखिए। मेवाड़ मुकुट के चिंता सर्ग ये पंचम सर्ग है में दिए गए लक्ष्मी के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। यानी ये आ सकता है मेवाड़ मुकुट के चिंता सर्ग का वर्णन कीजिए, ये मेवाड़ मुकुट के पंचम सर्ग का वर्णन कीजिए, या मेवाड़ मुकुट में रानी लक्ष्मीबाई के मनोभावों को स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर एक ही होगा, सॉरी, इसका पंचम सर्ग ही लिखा जाएगा, ठीक है। और मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर चिंता पंचम सर्ग का सारांश कथा वस्तु कथानक लिखिए। इसी समझाई जा रही है कि आप इसको छोड़ना है, इस चीज़ को कई तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। मेवाड़ मुकुट लिखे, इसमें लिखना पंचम सर्ग ही है, फिर सब नहीं लिखनी है, जो पूछा जाए उसको ही बताना है, ठीक है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर राणा प्रताप भामाशाह के मध्य वार्तालाप का वर्णन कीजिए, ठीक है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर उसके 6ठे सर्ग का कथानक लिखिए, 6ठे सर्ग का कथानक आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के 7वें सर्ग जो भामाशाह सर्ग है 7वां सर्ग का सारांश लिखिए, ठीक है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर किसी प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए जिसने आपको प्रभावित किया हो। तो उस प्रकार से ये प्रश्न बताने जा रही हूँ। इसमें कई एक ही प्रश्न होगा, लेकिन उसके कई सारे, एक ही उत्तर है लेकिन कई सारे इसके प्रश्न हैं, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। उत्तर लिखेंगे इसका, गंगाधर पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में महाराणा प्रताप के शौर्य साहस एवं बलिदान जीवन के एक मार्मिक कालखंड का चित्रण है। स्वतंत्रता प्रेमी प्रताप दिलीश्वर अकबर के युद्ध में पराजित होकर अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं, यहीं से काव्य का प्रारंभ होता है। प्रस्तुत काव्य की कथा वस्तु 7 सर्गों में विभाजित है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में जो पूछा जाए तो वही आपको बताना है। अगर आपको सारांश पूछा जाए तो पूरे 7 सर्ग लिखेंगे, कथा वस्तु पूछ जाए तब भी 7 सर्ग लिखने हैं आपको। अगर पूछ जाए मेवाड़ मुकुट का कथा सार लिखिए तो भी 7 सर्ग है आप लिखेंगे। मेवाड़ मुकुट की घटनाओं का वर्णन करेंगे तो भी 7 सर्ग का लिखेंगे आप, ठीक है। और या कौन सी प्रमुख घटना है तो उसको आप बता सकते हैं कि जो आपको जिसने आपको अच्छी लगी हो तो वो आप बता सकते हैं, उसमें कोई सा भी सर्ग जो आपको अच्छा लगा हो वो आप लिख सकते हैं। बाकी आपसे पूछ जाए कि दौलत सर्ग लिखिए या पंचम सर्ग लिखिए हैं या तृतीय सर्ग लिखिए, तृतीय सर्ग प्रताप सर्ग है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सर्ग में क्या पूछा गया, क्या बताया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। उसी हिसाब से आपको इसका आंसर लिखने हैं, ठीक है। सॉरी, अब है पहला अरावली सर्ग, ये प्रथम सर्ग है। अरावली सर्ग कौन सा है आपका? प्रथम सर्ग है। तो अरावली सर्ग की रचना पूर्व पीठिका के रूप में की गई है। हल्दी घाटी के मैदान में बड़ी वीरता से युद्ध करने के बाद भी महाराणा प्रताप की सेना पराजित
हो जाती है, बट वीरता से लड़ती है लेकिन वो पराजित हो जाती है। उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप साधन होकर अरावली के जंगलों में भटकते हैं। अरावली एक परंपरागत श्रृंखला है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी अंचल के में गौरव से सिर उठाए खड़ी है। महाराणा प्रताप शत्रु की कन्या दौलत को अपनी शरण में रखकर अपनी पुत्रीवत व्यवहार करते हैं, उसका यानी उसको अपनी जो शत्रु की कन्या दौलत है उसको अपनी पुत्री की तरह पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं। उनकी पत्नी लक्ष्मी अपने पुत्र को गोद में लिए बनवासी सीता के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी है। राणा प्रताप की पत्नी जो राजमहल में रहती थी, लेकिन अब वो बनवासी के समान, जैसे सीता बनवास में गई थी उसी प्रकार से वो बनवासी के समान एक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। अरावली स्वयं स्वतंत्रता के उपासक इस प्रताप की रक्षा में संलग्न है। ठीक है, तो ये आपका प्रथम सर्ग हो गया, अरावली सर्ग हो गया। ठीक है, तो इससे पूछा जाए तो बता सकते हैं आप इसके। द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे अब हम इसके लिए। अगर आपसे पूछा है प्रश्न द्वितीय सर्ग लिखिए या लक्ष्मी सर्ग लिखिए तो आप इसके बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है, द्वितीय सर्ग का नाम महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर हुआ है। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम लक्ष्मी था, उनके नाम पर द्वितीय सर्ग जो हमारा जो लिखा गया है। इस सर्ग में उसी का चित्र अंकित हुआ है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे थे, यानी सुख के दिन देखे थे, क्योंकि वो रानी महारानी थी तो वो सुख स्वाभाविक सी बात है, वैभव के दिन देखे थे, सुख के दिन देखे थे। और अब उसे निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, क्योंकि महाराणा प्रताप उस युद्ध में हार गए हैं, जंगलों में भटक रहा है, तो उससे वाकई बात है निर्धनता के निर्धन व्यक्ति समान वो जीवन यापन कर रहा है, तो अब वो निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। लेकिन सच्ची भारतीय पत्नी बिछताणी के रूप में उसे अपने कष्टों की चिंता नहीं है। वह कंद मूल फल खाकर, जो भी मिलता है जंगल में उसको खाकर, वह पृथ्वी पर सोकर, जंगल में तो बिस्तर मिलना नहीं है तो वो पृथ्वी धरती पर ही सोती हैं, पृथ्वी पर सोकर धैर्यपूर्वक अपने दिन गुजार देती हैं। उसके हृदय में उथल पुथल मची हुई है। अपने बच्चे की दयनीय दशा देखकर वह कभी कभी धीरज खो बैठती है। कोई भी हर व्यक्ति को अपना बच्चा प्रिय होता है, तो अपनी जब बच्चा भी परेशान है, जंगल में है, तो उसे साधन नहीं, मतलब कुछ साधन नहीं मिल पा रहा हो, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही, तो वो उससे खींच जाती हैं और वह सोचती हैं कि राणा ने स्वतंत्रता नहीं बेची इसलिए दुख मिल रहा है। वह उत्साहित होकर कह उठती हैं, हमको नहीं डुबा पाएगा ये कष्टों का सागर। ये आप बात कर लीजिए, ये जो है आपके द्वितीय सर्ग में है, जो लक्ष्मी सर्ग है, तो वो उत्साहित होकर बोलती हैं हमको डुबा नहीं पाएगा ये कष्टों का सागर। ठीक है, इस तरह से आप अगर लिखते जाएंगे और इसको ब्लैक पेन से लिखना है। अगर आपके पास स्केच पेन मोटा ले जाए तो उससे लिखिए, और नहीं तो आप ब्लैक पेन सिंपल ले जाए तो उससे। तभी राणा कुटी के बाहर आकर रानी के जागते रहने का कारण पूछते हैं। रानी की मनोदशा समझकर राणा प्रताप सजल नेत्र हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका द्वितीय सर्ग था। अब पढ़ेंगे हम तृतीय सर्ग के बारे में, समझेंगे। तृतीय सर्ग जो है ये महाराणा प्रताप के जो है इसके नायक हैं उनके लिए लिखा गया है ये। ठीक है, तृतीय सर्ग का नामकरण काव्य के नाम पर हुआ है, जिसमें प्रताप के अंतर्द्वंद, प्रताप यानी महाराणा प्रताप के अंतर्द्वंद, जो उनके मन में जो क्या हो बीत रहा है उसके बारे में अंतर्द्वंद का चित्रण है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की मुक्ति की विकराल समस्या है। वे अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात से आहत हैं। उनके भाई शक्ति सिंह ने उनको विश्वासघात किया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी आहत हैं, और उसके अकबर से मिल जाने का दुख भी है। वह ये सोचकर भी उनका उत्साह कम नहीं होता। वे जानते हैं कि अब जब उसकी आत्मा धिक्कारी, किसकी, उसके भाई की, जब उसके भाई की यानी उसकी शक्ति सिंह की आत्मा धिक्कारेगी तो वह अवश्य ही लौटकर वापस आएगा। वे मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि वे मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राण तक दे देंगे। वे चेतक की स्वाभिभक्ति तथा शत्रु पक्ष की कन्या दौलत के विषय में भी विचार करते हैं तथा अनायत दौलत से मिलने के लिए चल देते हैं। जो मन में उसकी भी चिंता है, हालांकि वो शत्रु की पुत्री है लेकिन उसकी भी पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा हित रखते हैं, तो उसकी भी चिंता है। तो ये हमारा था तृतीय सर्ग। अगर क्वेश्चन रहता है कि तृतीय सर्ग का वर्णन करिए ये इसके लिए, तो आप इसमें तृतीय सर्ग का वर्णन करेंगे। ये प्रताप सर्ग है, तृतीय सर्ग है आपका, और ये इसके नायक भी हैं मेवाड़ मुकुट के। अब हम चतुर्थ सर्ग को समझेंगे। चतुर्थ सर्ग का नामकरण बाल का दौलत के नाम पर हुआ है। जो दुश्मन की पुत्री दौलत है उसके नाम पर चतुर्थ सर्ग का नामकरण हुआ है। दौलत अकबर के
मामा की बेटी है। वह पर्णकुटी के पीछे एक वृक्ष की छाया में बैठी अपने विगत जीवन के बारे में विचार करते हुए कहती है, उस भोग विलास भरे जीवन में कटुता ही थी, प्रीत नहीं। यानी उसमें कटुता ही थी, प्रेम नहीं था उसमें। अकबर के साम्राज्यवाद की लिप्सा उसके कोमल हृदय में घृणा के बीज बो देती है, किंतु राणा प्रताप के प्रति उसके विचार पिता जैसी श्रद्धा से युक्त है, क्योंकि वो पिता जैसे उसको प्यार करते हैं, संरक्षण देते हैं। ठीक है। राणा के भाई शक्ति सिंह पर दौलत का मन आकृष्ट है। राणा का भाई शक्ति सिंह उस पर दौलत का मन आकृष्ट है, किंतु वह राणा के सम्मुख अपनी कहानी कहकर उनके दुख को और नहीं बढ़ाना चाहती। वह शक्ति सिंह और प्रताप की तुलना करते हुए कहती है कि ये सूर्य हैं, वह दीपक हैं। दौलत को उसी समय वृक्ष को पीछे से किसी की पदचाप यानी चलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यहीं पर सर्ग समापन हो जाता है, साफ हो जाती है। तो यह आपका तमाम का चतुर्सर्ग रहा। अब आप गुजरात चतुर्सर्ग का वर्णन लिखिए, दौलत सर्ग का वर्णन करिए, या इस तरह से पूछ सकते हैं तो आप इसमें उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। इसी केवल एक सर्ग के बारे में जैसे पूछा जाए। नेक्स्ट है आपका पंचम सर्ग का शीर्षक चिंता है इसका। ठीक है। दौलत के पास पहुंचकर राणा उसके एकांत चिंतन का कारण पूछते हैं। दौलत अपने को परम सुखी और निश्चिंत बताते हुए स्वयं राणा के रात दिन चिंतित रहने को ही अपनी चिंता का कारण बताती है। इसी प्रसंग में राणा प्रताप कहते हैं कि वे रानी लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित हैं। अतः दौलत राणा के साथ लक्ष्मी के पास जाकर उसके मन की पीड़ा को जानने और यथाशक्ति उसे दूर करने के लिए तत्पर हो जाती है। ठीक है। लक्ष्मी उनकी जो है प्रताप की पत्नी है, तो वो उसको उसके मन को जो पीड़ा जानने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि मैं उनके दुख को दूर करूं। अपने पुत्र को गोद में लिटाए हुए रानी लक्ष्मी सोच रही हैं कि उसके कारण ही राणा अपने देश को त्याग कर जंगल में भटक रहे हैं। उसी समय दौलत का मीठा स्वर उसके कानों में गूंज जाता है। रानी और दौलत के वार्तालाप के इसी अवसर पर महाराज प्रताप रानी को सूचना देते हैं कि मेवाड़ मुकुट भूमि की मुक्ति के लिए वे मेवाड़ से दूर सिंधु प्रदेश में जाकर सैन्य संग्रह करेंगे। ठीक है। सेना को इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। राणा के इस निश्चय को सुनकर लक्ष्मी में चेतना दौड़ पड़ती है। वह भी मेवाड़ की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाती है। तो ये आपका पंचम जो सर्ग है वो आपका चिंता है। इसमें वो चिंतित है और डिस्कशन इसमें जो है डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और उसमें पूछा सकता है चिंता सर्ग कौन सा है। चिंता सर्ग का साथ लिखिए या पंचम सर्ग का साथ लिखिए, तो आप इसमें पंचम सर्ग का वर्णन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शीर्षक पृथ्वीराज सर्ग है, ये छठा सर्ग जो। ठीक है। ये क्षितिज में आप और लाभा फैल जाने पर राणा सभी को यात्रा के लिए तैयार कर देते हैं। उसी समय और लाभा यानी सूर्य के निकलने पर उसी समय एक अनुचर यानी उनका एक अनुचर है, अकबर के दरबारी कवि पृथ्वीराज का पत्र लाकर राणा को देता है। वे पत्र पढ़कर पृथ्वीराज से मिलने जाते हैं। पृथ्वीराज अपने जैसे अन्य राजपूत नरेशों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजपूती मर्यादा को भूलकर अकबर का साथ दिया है। अब हम अकबर से प्रतिशोध लेकर मेवाड़ को पुनः प्राप्त करेंगे, पुनः जीतेंगे मेवाड़ के लिए। पृथ्वीराज ये भी बताता है कि भामाशय सेना का प्रबंध करने के लिए साधन प्रस्तुत कर रहे हैं। यानी उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा किया है भामाशय ने, तो वो उसके लिए जो सेना के खर्चे के लिए उसको प्रबंध करने के लिए वो धन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका पृथ्वीराज सर्ग है, जी आपका छठा सर्ग है। अगर पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज सर्ग को लिखिए या छठे सर्ग को लिखिए, तो आप इसमें इसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है सबसे अंतिम सर्ग है, वो आपका है भामाशाय सर्ग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। सप्तम सर्ग का शीर्षक भामाशाय के नाम पर है। राणा प्रताप एकांत में बैठकर बदली हुई परिस्थिति विचार करते हैं। उसी समय भामाशाय पृथ्वीराज के साथ आकर जय जयकार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे जो आते हैं भामाशाय अपने पूर्वजों द्वारा संचित अपार निधि यानी बहुत सारा धन था वो राणा के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, परंतु राणा प्रताप दी हुई वस्तु को वापस लेना मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते। जो वस्तु उन्होंने दी उसको वो लेना उसको वो सही नहीं मानते हैं। तो ये आपका भामाशाय सर्ग था, ये सप्तम सर्ग था। इसके पश्चात में थोड़ा नेक्स्ट इसमें है प्रताप का
ये प्रश्न सुनकर भामाशाह कहता है कि क्या ये प्रत्येक नागरिक का पावन कर्तव्य नहीं है कि वह देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। भामाशाह के इस विनयपूर्ण काट तर्क को राणा प्रताप अस्वीकार नहीं कर पाते और भामाशाह को गले लगा लेते हैं और यही मेवाड़ मुकुट का जो खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है। यानी पूरा ये आपके सातों शर्तें जो मैं समझाए हैं ये आपके इसमें जो है किसी प्रकार से पूछ जा सकते तो आप इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका इसका महाराणा प्रताप का नायक, ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक प्रश्न जरूर आएगा तो आप दोनों तैयार कर लें इसलिए, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का नायक का इसमें लिखा है, महाराणा प्रताप चित्र लिखी है या नायक का चित्र लिखी है, बात एक ही है। ये महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट का नायक कौन है, तो उस चित्र की विशेषताएं बताइए। एक प्रश्न को कैसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है तो आपको लिखेंगे, ठीक है। महाराणा प्रताप मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक हैं। कवि ने इस काव्य में भारतीय इतिहास के विख्यात महापुरुष महाराणा प्रताप के त्याग, संघर्ष, देशभक्ति, उदारता और बलिदान का चित्रण किया है। महाराणा प्रताप के चरित्र की विशेषता प्रकार से पहले तो उनके सब हेडिंग याद कर लेंगे आप। स्वतंत्रता प्रेमी, स्वतंत्रता का प्रेम प्रताप के रोम में व्याप्त है, यानी रोम में स्वतंत्रता के भरी हुई कूट कूट कर भरी हुई है। भारत के सभी शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, परंतु वह जब तक सांस है स्वतंत्र रहूँगा, दास नहीं हो सकता, ऐसा कहते हुए परिधनता स्वीकार नहीं करते और पारित होकर भी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युक्ति सोचते रहते। मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्रता करूँगा, मैं मातृभूमि को अपनी पुनः स्वतंत्र करूँगा या स्वतंत्रता की बेदी पर लड़ता हुआ मरूँगा, ये महाराणा प्रताप कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप याद कर लीजिए और ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा आप, ठीक है। दूसरा हेडिंग है देशभक्त, हेडिंग जरूर याद करिएगा, हेडिंग याद करेंगे तो आपको याद करने में सुविधा रहेगी। देशभक्त, महाराणा प्रताप में देशभक्ति या देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। वे मेवाड़ को मुक्ति के लिए अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते हैं। अपना सर्वस्व गंवाकर भी वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प हैं। वे देश सेवा का आम्र व्रत भी लिए हुए हैं और कहते हैं मैं स्वदेश के हित के लिए जीवित हूँ, उसके लिए मरूँगा, मैं स्वदेश हित के लिए जीवित हूँ, उसके लिए मरूँगा। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है उदार हृदय, बहुत ज़्यादा उदार हृदय है। प्रताप का हृदय अत्यधिक उदार है। वे शत्रु की कन्या दौलत को भी पुत्रीवत पालते हैं। शक्ति सिंह के अकबर से मिल जाने के वे उसकी मुक्ता मानते हैं और उसे क्षमा कर देते हैं जो निम्न प्रकार से है, मेरा ही है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। यानी वो जब उसका मन लगेगा तो वो वापस मेरे पास ही आएगा। और चेतक की जब मृत्यु हो जाती है तो वे बहुत ज़्यादा शोक से विवल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। त्यागशील है, राणा प्रताप में क्षत्रियोचित त्याग भावना विद्यमान है, इसलिए वे भामाशाह के द्वारा सैन्य संगठन के लिए दिए जाने वाले अपरिमित धन को भी स्वीकार नहीं करना उचित नहीं मानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा त्यागवान महापुरुष है, सात राजा है, ठीक है। दृढ़ प्रतिज्ञ, राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वे प्रतिज्ञा करते हैं जब तक शरीर में श्वास है मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूँगा। कहा है उन्होंने जब तक तन में प्राण लड़ेगा पल भर चैन ना लेगा, सूर्य चंद्र टल जाए किंतु बुद्ध उसका नहीं टलेगा। वो कहते जब तक मेरे शरीर में जान तब तक मैं चैन नहीं लूँगा, लड़ता रहूँगा, चाहे सूर्य चंद्रमा तो मुझे जगह से दिख जाए, लेकिन मेरा व्रत जो मैंने प्रण लिया है वो नहीं डगेगा, मैं उसको स्वतंत्रता प्राप्त करके ही रहूँगा। इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ भी हैं। राणा प्रताप संकल्प और प्रतिज्ञा को कायरूप देने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। 6 है निर्भीक, साहसी और धैर्यवान। महाराणा निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली हैं। वे दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी शत्रु के सामने नहीं झुकते हैं। वे कंद मूल फल खाकर और भूमि पर सोकर भी धैर्य नहीं छोड़ते। स्वयं अरावली पर्वत उनकी धीरता के विषय में कहता है ये मत धीर वीर विपदा में किंचित नहीं डरेगा, फिर मेरे अतीब गौरव का जीर्णोद्धार करेगा। इस प्रकार से आपने देखा ये पूरा इनका जो इसके नायक है इसके मेवाड़ मुकुट के, उसका ये चित्रण था। तो वो कई बात पूछ सकता है, मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो इससे आप देखेंगे तो आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसे आप कर लीजिए। और हाँ, मैंने काफ़ी हद तक इसको समझा दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और कुछ अदर्स पूछना है तो कृपया कमेंट्स से जरूर पूछें। थैंक यू।